हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार से कवर करने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमेशा ही यहाँ से प्रश्न देके जाते हैं और बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया गया है और आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया था। इसी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था? तो भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। सोवियत संघ में सन 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को सर्वप्रथम जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू किया गया था और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। अब थोड़ा सा हम योजना आयोग के बारे में बात करेंगे। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री होते थे। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 2015 के बाद इस योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की ओर। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रहा। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई संसाधनों का विकास करना था। इसमें ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट किया गया था 2.1% का, जबकि इसमें वास्तविक उपलब्धि रही 3.6% की। इसका मतलब है कि पहली पंचवर्षीय योजना काफ़ी हद तक सफल रही। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान एसबीआई की स्थापना हुई। इसी समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ 1952 में और राष्ट्रीय प्रसार योजना का भी शुरुआत की गई 1953 में। साथ ही साथ कई सारी नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत हुई पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसमें प्रमुख है हीराकुंड, दामोदर घाटी और भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। तो 3-4 बातें इसमें आपको अच्छे से याद रखना है। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई संसाधनों का विकास करना। तो 2 बातें इसमें ये याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको ग्रोथ रेट इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक था। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकीकरण था। इसी दौरान 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। ये 3 कौन कौन से हैं? राउरकेला, जो कि ओडिशा में है, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई। दूसरा है भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई। और तीसरा है दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। तो यहाँ से एक प्रश्न आ भी चुका है कि 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट किया गया था 4.5% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 4.27% की। एक बात और आपको याद रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एलआईसी मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। तो 2-3 बातें इसमें ये याद रखना है। पहला तो यह किस मॉडल पर आधारित थी, इसका उद्देश्य क्या था, इस्पात संयंत्र कौन कौन से थे, और इसमें ग्रोथ रेट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर, जिसका कार्यकाल रहा 1961 से 1966 तक। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह सुकमा चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना रहा। इसमें ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट किया गया था कि हम 5.6% अचीव करेंगे, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 2.4% की। कुछ महत्वपूर्ण और भी फैक्ट हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर रही। यदि यहाँ से प्रश्न आए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि की जो विकास दर थी वह ऋणात्मक थी, तो आपका आंसर होना चाहिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी के साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक की स्थापना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1964 में की गई थी। इसी दौरान इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 में। तो इतनी सारी बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको याद रखिएगा। थोड़ी सी हम और देख लेते हैं।
इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई 1965 में और बोकारो संयंत्र झारखंड में इसकी स्थापना हुई। बोकारो संयंत्र कहाँ है? झारखंड में। तो इसकी स्थापना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। इसी के साथ साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। एक बात इसमें आपको ये भी याद रखना है कि यह योजना सर्वाधिक असफल रही। सर्वाधिक असफल होने वाली योजना कौन सी है? तो उसका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके क्या क्या कारण थे? तो इसके मुख्य कारणों में 1962 में भारत चीन का युद्ध था। दूसरा कारण था 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और इसी के साथ 1965-66 में अकाल की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो यह भी इस पंचवर्षीय योजना के असफलता में योगदान देते हैं। तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि यह योजना सर्वाधिक असफल रही, क्योंकि देखिए इसमें टारगेट किया गया था 5.6 का और अचीव कितना हुआ? 2.4% का। तो इस वजह से सर्वाधिक असफल होने वाली योजना कौन सी है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए जब यह योजना असफल हो गई तो चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आ सकी। इसी वजह से 3 साल का गैप लगा, उसको हम क्या कहते हैं? योजना अवकाश। योजना अवकाश का समय था 1966 से 1969 का। मतलब इसमें 3 साल के लिए योजनाएं बनाई गई। इसी योजना अवकाश के दौरान 2 प्रमुख घटनाएं हुई। पहली 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई, जिसके प्रणेता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। तो 2-3 बातें इसमें आपको ये याद रखना है कि योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसका समय कितना रहा? 1966 से 1969 तक। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल पर आधारित थी, लेकिन आपको कहीं कहीं गॉडगिल मॉडल भी मिलेगा। तो इसका मुख्य कारण है उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष गॉडगिल थे। उन्होंने ही चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। इसी वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वह गॉडगिल मॉडल था। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। यदि हमें ऑप्शन में मिले कि चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल पर आधारित थी तो ये भी सही होगा, और यदि मिले कि यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी तो हमारा उत्तर ये भी सही होगा। ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट किया गया था 5.5% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 3.3% की। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इस तरह के प्रश्न भी 2023 में एसएससी में पूछे गए हैं। सामने प्रधानमंत्री दिए और उनके जस्ट अपोजिट में पंचवर्षीय योजना दी और जोड़ी मिलाने को कहा गया। तो प्रधानमंत्री विशेष रूप से आपको याद रखना है। इन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसी समय चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आया 1970 में। ठीक, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन रहे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक थे। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी अपनाया गया। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 1969 में ही MRTP एक्ट आया, जिसे अब कंपटीशन एक्ट के नाम से हम जानते हैं। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस समय भारत में सेकेंड आपातकाल की घोषणा की गई। तो 3-4 बातें आपको इसमें ये याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। ठीक है, इसरो की स्थापना कब की गई? दूसरी बार आपातकाल किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा? ठीक है, मॉडल याद रखना है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की ओर, जिसका कार्यकाल था 1974 से 1978 तक। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट किया गया था 4.4% अचीव करने का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 4.8%।
पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इसी दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यहाँ से एक प्रश्न आ चुका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया गया जन कल्याण हेतु। तो इतने सारे फैक्ट आपको इसमें देखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक बना। इसी के साथ गरीबी निवारण हेतु अंत्योदय कार्यक्रम लाया गया जो कि 1977-78 में आया और आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 25 जून 1975 को। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इसी के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया। तो इसी वजह से 1974 से लेकर 1978 तक मात्र 4 साल के लिए यह पंचवर्षीय योजना चली। यहाँ से भी एक प्रश्न आ चुका है कि कौन सी एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 साल तक चली। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम 5 साल के लिए योजना नहीं बनाएंगे, हम हर 1 साल के लिए योजना बनाएंगे और उसको अपडेट करेंगे। इसी को कहा गया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान की बात करें तो यह 2 साल के लिए था, 1978 से 1979 तक। यह 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में लागू हुआ। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन चुका है, ठीक है, कि रोलिंग प्लान कौन सी 2 पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था? तो 5वीं और 6वीं। यह शुरू हुआ था 1978 से और इसके जनक थे गुरनार मिडाल। तो ये आपको याद रखना है, गुरनार मिडाल इसके जनक थे। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः इस रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया और वापस 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो इस तरह से 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है और इसका कार्यकाल रहा 1980 से लेकर 1985 तक। इसके ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट निर्धारित किया गया था 5.2% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 5.7% की। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन रहा। इस समय प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी और 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। इसी के साथ 1982 में आयात निर्यात बैंक यानी एक्सिम बैंक की स्थापना हुई और 1980 में 6 बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 3-4 बातें इसमें याद रखना है। मॉडल विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है, इसका उद्देश्य याद रखना है और इसकी ग्रोथ रेट आपको याद रखना है। तो 3 बातें इसमें ऐसी हैं जिनको भूलना है, इसका मतलब आपका नुकसान करना है। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसका कार्यकाल रहा 1985 से 1990 तक। यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। इंदिरा गांधी के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए राजीव गांधी। इसमें ग्रोथ रेट का जो लक्ष्य है वह निर्धारित किया गया था 5% और वास्तविक उपलब्धि रही 6.1% की। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार में प्रति वर्ष 4% की दर से विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया और एक नारा दिया, रोजी रोटी उत्पादकता का नारा। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ चुका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया 1986 में और 1986 में ही स्पीड पोस्ट की भी शुरुआत हुई। तो इसमें इतना याद रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 12 अप्रैल 1988 को सेवी की स्थापना हुई। तो सेवी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सेवी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। फिर 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1989 को जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ। देश में आर्थिक अस्थिरता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। इसी वजह से 1990 से 92 तक के काल को योजना विहीन काल कहा गया या फिर योजना अवकाश कहा गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 साल का गैप लगा, उसको क्या कहा? योजना अवकाश। उसको भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल
उद्देश्य, सेबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और इसी के साथ इसकी ग्रोथ रेट क्या थी वो याद रखना है। अब बात करते हैं योजना अवकाश की, जो कि 2 साल तक चला, 1990 से लेकर 1992 तक। भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, इसी वजह से योजना अवकाश के दौरान ही 1991 में एलपीजी सुधार आए, जिसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है। इसी के साथ 1991 में ही भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन किया गया। तो 2-3 बातें आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की, जिसका नाम है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल रहा 1992 से 1997 तक। इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1992 में सेबी एक्ट के तहत सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है, तो इसको 1992 में मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वैधानिक दर्जा दिया। ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट किया गया था 5.6% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 6.8%। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इतना आपको याद रखना है। मुख्य रूप से उद्देश्य को किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, इसी दौरान 1995 में मिड डे मील योजना आई, जिसे अब पोषण योजना के नाम से हम जानते हैं। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना और इसी के साथ साथ 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला। तो इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में, इन सबको अच्छे से याद रखिएगा, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छे से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है और कई सारे बच्चों का गलत भी होता है, तो वही गलती आपको नहीं करना है। अब बढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की ओर, जिसका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण और समानता के साथ विकास। इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में। ठीक है, इसी दौरान कारगिल युद्ध हुआ 1999 में और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई वर्ष 2000 में, लेकिन इस योजना की ग्रोथ रेट कम रही। देखिए, इसमें टारगेट निर्धारित किया गया था 6.5 का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 5.4 की। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ किया गया और यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। हमने टारगेट निर्धारित किया था 6.5 का और उपलब्धि रही 5.4 की। ठीक, अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता को प्राप्त करना था। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान? अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। देखिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन चुनाव के बाद 2004 के आसपास मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर दे दिए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में RTI एक्ट आया, सूचना का अधिकार, और इसमें शिक्षा और मजदूरी में जो लिंग अंतराल है उसको 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट था 8% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 7.6% की। इसी के साथ साथ एक बात और याद रखना है, फरवरी 2006 में नरेगा योजना को लागू किया गया। नरेगा, जिसको बाद में 2009 में मनरेगा कर दिया, तो ठीक है, इसको लागू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य RTI एक्ट और नरेगा योजना के बारे में इसमें याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर, जिसका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 तक। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र और समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इसी समय राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार एक्ट आया 2009 में, और 2009 में ही नरेगा का नाम कर दिया मनरेगा। ठीक है, इसमें ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट निर्धारित किया गया था 9% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 7.9% की।
ठीक है, तो ये बातें आपको विशेष रूप से याद रखना है। मुख्य रूप से इसमें उद्देश्य और इसका समय याद रखना है। इसी के साथ 2010 में सबला योजना लाई गई ताकि महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण हो सके। अब बात करते हैं हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना की, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और ज़्यादा समावेशी विकास था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, जो कि 2014 तक रहे। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए। तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद इसको समाप्त कर दिया और इसमें यह एकमात्र योजना थी जिसमें लक्ष्य दर को 2 बार कम किया गया। देखिए, पहले ग्रोथ रेट थी 9%, फिर उसको घटाकर किया 8.1% और किया 8.2%। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें ग्रोथ रेट को 2 बार परिवर्तित किया गया? तो वह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ग्रोथ रेट में वास्तविक उपलब्धि क्या रही? 6.7%। देखिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि 12वीं और लास्ट पंचवर्षीय योजना है, तो ग्रोथ रेट विशेष रूप से याद रखना है। इसी दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया 2013 में और 2014 में पीएम जनधन योजना को लागू किया गया। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। इसी के साथ गरीबी अनुपात को 10% तक कम करना टारगेट किया गया इसमें। और स्किल इंडिया कार्यक्रम आया 15 जुलाई 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 2 अक्टूबर 2014 को। इसी के साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू किया गया 11 अक्टूबर 2014 और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। तो ये इतने सारे जो प्रोग्राम हैं वो सभी 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए गए। मैंने सारी चीज़ों को विस्तार से कवर किया है ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह से एक भी पॉइंट ना छूटे यदि परीक्षा में आए तो। अब हमारी तैयारी को थोड़ा हम टेस्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि का विकास। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहली पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अंगीकृत की गई है। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोसेफ स्टालिन। इसको हमने सबसे पहले देखा था। ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने रूस में इसको 1928 में लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान युद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। इसको भी हमने देखा था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और किसकी सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सरकार बदलना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इस योजना की असफलता के संबंध में हमने पढ़ा था चीन का आक्रमण, भारत पाकिस्तान युद्ध और भयंकर अकाल। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने ये भी जाना था कि सर्वाधिक असफल योजना कौन सी रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न को देखेंगे। स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना का। सारे जितने भी उद्देश्य हैं और जितने भी मॉडल हैं उसको विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सारी पंचवर्षीय योजनाओं की जो ईयर हैं, जितने भी मॉडल हैं
और जितने भी उद्देश्य हैं उन सभी को हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। सब कुछ आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे बढ़ें। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर नहीं दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो इसको हमने देखा था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह 2 साल तक रही, 1978 से लेकर 1980 तक। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसको भी हमने अच्छे से कवर किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3री पंचवर्षीय योजना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 स्थापित किए गए थे। उनको हमने डिटेल से पढ़ा था, उनकी लोकेशन और किस देश के सहयोग से किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व स्थगित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5वीं योजना को। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल तक चली थी। इतना सब कुछ हमने कवर कर लिया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।